वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या रेखा पर। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, वास्तविक संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम स्पष्ट करेंगे इस रियल नंबर लाइन को, और क्यों कहते हैं इसको रियल नंबर लाइन ये भी स्पष्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वास्तविक संख्या रेखा यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर जो आप संख्याएं पढ़ेंगे, ये संख्या पद्धति कहलाती है। और ये संख्या पद्धति ना केवल क्लास 9th के लिए बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो विद्यार्थी क्लास 6 to 10th पढ़ रहे हैं उन्हें अभी से ढंग से समझ लेना चाहिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ढंग से समझ लेना चाहिए कि क्या है इस संख्या पद्धति में और किस किस प्रकार की संख्याएं होती है और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तो हम सब कुछ बारीकी से और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं हमारी संख्या पद्धति को। यह एक वास्तविक संख्या रेखा है, और इस वास्तविक संख्या रेखा पर आप नीले अक्षरों से लिखे हुए यानी नीले कुछ नंबर्स देख रहे हैं। तो ये नीले नंबर्स कौन कौन सी संख्याएं हैं। इनके अलावा आपको लाल कलर में कुछ संख्याएं नजर आ रही है। ये लाल कलर वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं। कुछ भिन्न के रूप में है, कुछ रूट में है, और कुछ ऋणात्मक है, कुछ दशमलव संख्याएं हैं। हर प्रकार की संख्याएं इस वास्तविक संख्या रेखा पर होती है, और इन्हीं संख्याओं का हम कर रहे हैं वर्गीकरण, और यह वर्गीकरण ही कहलाता है संख्या पद्धति। तो चलिए संख्या पद्धति शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि n से किन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। आपने पहले पढ़ा है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। वह संख्याएं जो गिनने के काम आती है, यानी जिन्हें गिनने के काम लिया जाता है। प्रकृति में जिन संख्याओं का अपने आप यानी प्राकृतिक रूप से आविष्कार किया गया या खोज हुई, वो सभी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। आपको पता होगा आदिकाल में मनुष्य ने जब पशुपालन सीखा तो उसी समय लगभग ऐसा हुआ होगा कि मनुष्य को गिनने की आवश्यकता पड़ी किसी चीज को। पशुपालन तो पशुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ी कि मेरे पास कितने पशु हैं और उसके पास कितने पशु हैं, क्योंकि जब हम एक जगह कहीं उनको चराने जाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे, तो मेरे कौन से और मेरे कितने की समस्या आएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए मनुष्य ने निश्चित रूप से इन संख्याओं को गिनना प्रारंभ किया, और वो जो गिनने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया वो अंक आपके क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं। जैसे कि गिनने में क्या यूज करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से आप कहीं तक भी जा सकते हैं। कहीं तक मतलब अनंत तक जा सकते हैं। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। क्या इन संख्याओं का कोई अंत है? जी नहीं, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं कंटिन्यू चलती जाती है। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद मैं 100 तक जाऊंगा, 1000 तक जाऊंगा, लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, कहीं तक भी चले जाइए। बड़ी से बड़ी कोई संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपने सबसे बड़ी संख्या ले ली, इस सबसे बड़ी संख्या के बाद कोई संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कोई सी भी नहीं है। अगर आप सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो इससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं कहां तक जा रही है, तो मानने के लिए माना जा सकता है कि अनंत तक जा रही है। और ये अनंत को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, अनंत, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या जो वास्तव में होती ही नहीं है। यानी
ये हमें ये प्रदर्शित करता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते का कोई भी अंत नहीं है, वहां कोई भी नंबर लास्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हर लास्ट नंबर में +1 करने पर उससे बड़ा एक और नंबर हमें मिल जाता है। और आप कहोगे इसके बाद अगर बड़ा मिल गया तो उसमें भी 1 प्लस करने पर हमें एक बड़ा नंबर और मिल जाता है। इसलिए संख्याओं का अंत कहीं नहीं होता है, इसलिए अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत केवल ये प्रदर्शित करता है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो चलिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें गिनने के काम में लिया जाता है और ये 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। और प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी कि n से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बात और यहां आ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक तो आप जानते हैं संख्या और दूसरा आप जानते हैं अंक। एक प्रश्न है मेरा आपसे कि मैंने लिखा 5, ये 5 अंक है या संख्या? ये 5 अंक है या संख्या? कंफ्यूज हो गए ना? ये 5 अंक भी है और ये 5 संख्या भी है, ये 5 दोनों ही है। लेकिन अगर मैं लिखूं 27, तो 27 क्या है? 27 अंक है या संख्या है? तो 27 एक संख्या है जो कि 2 अंकों से मिलकर बनी है। यहां 2 अंक कौन से हैं? एक तो है 2 और एक है 7। तो ये 2 और 7 जब 2 अंक मिलते हैं तो एक संख्या बनती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 27 में 2 डिजिट्स हैं। अंक मतलब डिजिट्स और संख्या मतलब नंबर। तो 5 एक अंक भी है और 5 एक संख्या भी है। 27 एक संख्या है, लेकिन 2 और 7 ये 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। अगर मैं लिखूं 3 5 7, तो ये क्या है? तो ये 357 नहीं है, 357 नहीं है, ये 3 अंक हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, 3 5 और 7। अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये 3 अलग अलग संख्याएं भी है। 3 भी एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है और 7 भी एक संख्या है। और अगर मैं कहूं कि 357 क्या है, ये डिजिट है या नंबर है, तो 357 एक नंबर है और इसमें ये 3 डिजिट्स हैं। और डिजिट्स और नंबर में एक चीज और आती है, अगर आपके सामने दशमलव संख्याएं आए तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, दशमलव संख्या में एक लिख देता हूं 27.5 और ले लीजिए 6। ये क्या है? 27.56 एक संख्या है। इस पूरी को हम एक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? एक संख्या है, ये पूरा एक नंबर है 27.56। अब इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस नंबर में 2 डिजिट्स माने जाएंगे। कितने डिजिट्स माने जाएंगे? 2 डिजिट्स, क्योंकि जो पूर्ण है वही हम लेंगे। तो 27 यानी कि जिसे आप 27 मान रहे हैं, 27.56, तो 27.56 में 2 डिजिट्स माने जाएंगे। वो डिजिट्स ये माने जाएंगे 2 और 7। बाकी ये पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक संख्या और अंक में क्या फर्क होता है। तो ये थी हमारी प्राकृत संख्या। और अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो चलिए पूर्ण संख्याओं के बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। W से प्रेजेंट किया जाता है इनको। और ये संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो आपकी सभी प्राकृत संख्याओं में, फिर से नोट कीजिए, सभी प्राकृत संख्याओं में, जो कि 1 2 3 4 और डैश 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 यानी कि इंफिनिटी तक चलती है, अगर मैं 0 और ऐड कर दूं तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, होल नंबर्स कहलाएंगी। प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर दिया जाए तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये तो सब प्राकृत संख्या है और ये जीरो इसमें केवल और शामिल किया है और ये बन गई पूर्ण संख्याएं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। अगर हमें कहा जाए कि 4 पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि 4 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। हमसे कहा जाए 0 पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। स्पष्ट है? तो 1 पूर्ण भी है और प्राकृत भी है, 2 पूर्ण भी है और प्राकृत भी है, यानी ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी कहलाती हैं और 0 प्राकृत संख्या नहीं कहलाता है, केवल पूर्ण संख्या कहलाता है। स्पष्ट हुआ? तो अब जब हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को देख लिया तो हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। और पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है तो चलिए अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। आप यहां जो ये नीले कलर में लिखी हुई संख्याएं देख रहे हैं ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, यानी कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हुई हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स, इनको इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की तरह इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांक संख्याओं को आई से प्रदर्शित नहीं किया जाता। आई से प्रदर्शित नहीं करके पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है जेड से। अब जेड से प्रदर्शित क्यों किया जाता है, जेड से डिनोट क्यों करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं को, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ये जेड जो है जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है और जहलीन का मतलब होता है गिनना। जहलीन का मतलब होता है गिनना और जहलीन में जो ये जहल है इस जहल का मतलब होता है संख्या। जहल का मतलब होता है संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए यानी कि इंटीजर्स के लिए प्रदर्शित करने के लिए जो जेड अक्षर लिया गया है वो जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ है गिनना और जहल का मतलब होता है संख्या। तो चलिए ये तो जो भी चीज है ये हमें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप इन पूर्णांक संख्याओं में देख रहे हैं कि 0 पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, यानी कि 0 पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं है। और नई जो संख्या यहां पर शामिल हुई है वो है -1, -2, -3, -4 और इसी प्रकार से हम -∞ तक जा सकते हैं। यानी ये संख्याएं भी अंत तक जाती है, यानी कि अनंत तक। अंत तो होता ही नहीं है, ये संख्याएं भी अनंत तक जाती है और ये संख्याएं भी अनंत तक जाती है। ये प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें पूर्णांक संख्याओं में हम धनात्मक संख्या कहते हैं, क्योंकि अब तक हमें इन चिन्हों की जानकारी नहीं थी। यानी जब इन संख्याओं की खोज हुई तब तक इनके चिन्हों के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन जब हमारे सामने ऋणात्मक संख्याएं भी आई तो फिर चिन्हों की बात की गई और तब इन प्राकृत संख्याओं को धनात्मक संख्याएं माना गया और ऋणात्मक संख्याएं नई हमारे सामने आई। तो ये हम कह सकते हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं के ऋण चिन्ह लगाकर ऋणात्मक संख्याएं हमारे सामने उपस्थित हुई। तो इस प्रकार से इन पूर्णांक संख्याओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 1 से लेकर जो संख्याएं हैं वो सभी कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं?
ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। अब बचा कौन? ये बचा बीच में शून्य यानी कि जीरो, और इसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं इसे हम? शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर। आप यहां एक चीज और देख रहे हैं कि ये सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब इनका चिन्ह धनात्मक है, यानी ये सब धन संख्याएं हैं, और ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। इनके पहले जो चिन्ह लगा है वो ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए ये सब ऋण संख्याएं हैं। लेकिन जीरो कौन सी संख्या है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो इस बात को अपने दिमाग में अभी फिट कर लीजिए कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ये उदासीन है, ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। तो क्लियर हुआ? ये हुई हमारी सभी पूर्णांक संख्याएं। तो अब तक जो हमने देखा उसमें एक बार मैं आपको बता दूं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, यानी हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती है। और आप देख रहे हैं कि जीरो भी पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जीरो से लेकर ये अगर मैं इन्हें छिपा दूं तो ये सभी पूर्ण संख्याएं, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में यानी कि इंटीजर्स में शामिल होती हैं, शामिल है ये। और ये जो ऋणात्मक संख्याएं वो भाई नहीं आई है, तो इन्हें अलग रहने दीजिए, ये तो पूर्णांक संख्याओं में आएगी ही आएगी। अब हम चलते हैं एक कदम और पूर्णांक संख्याओं के बाद अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है, जरा इसके बारे में भी हम समझ लें। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं परिमेय संख्याओं को, और परिमेय संख्या को प्रेजेंट किया जाता है क्यू से। अब यहां भी एक प्रश्न हो गया कि परिमेय संख्याओं को क्यू से क्यों प्रेजेंट करते हैं, या क्यू ही क्यों लिया, आर क्यों नहीं लिया? अजी आर से तो रियल नंबर को प्रेजेंट कर दिया, इसलिए आर नहीं लिया। और देखिए क्यू से क्यों प्रदर्शित करते हैं? रेशनल नंबर जो है वो बना हुआ है रेशियो से। रेशियो यानी कि आप जानते हैं अनुपात, और अनुपात को आप कैसे लिखते हैं? अनुपात लिखते हैं 3:5, और 3:5 को लिखा जाता है 3/5। बिल्कुल लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और 3/5 का मतलब क्या होता है? 3 में 5 का भाग जाएगा। कोई भी भिन्न हमारे पास लिखी होती है 7/2 या कुछ भी लिखा हो, तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, और भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है भागफल। यानी रेशनल जो शब्द है वो रेशियो से बना है, और रेशियो इस प्रकार से और इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसका मतलब यह होता है कि अंश में हर का भाग दिया जाता है, और भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल। और भागफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वोशेंट कहा जाता है। तो क्वोशेंट यानी कि भागफल, और क्वोशेंट का पहला वर्ड क्या है? क्यू। इसलिए परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। भागफल यानी कि क्वोशेंट, क्वोशेंट में पहला अक्षर क्यू है, इसलिए क्यू से परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जरा समझ लें कि ये परिमेय संख्याएं है क्या। तो जरा परिमेय संख्याओं को ढंग से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पिछली कक्षाओं में आपने इसे देखा भी है। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या जो ये आप देख रहे हैं 18/4, 1/2, -15/6, -4.5, 25/4, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। मैं जरा स्पष्ट कर दूं आपको कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है। P व Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P व Q क्या है? ये जो P है वो भी इंटीजर है, ये Q है जो भी इंटीजर ही है, यानी P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होगी। और साथ में एक चीज और है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम डेफिनेशन दे सकते हैं परिमेय संख्याओं की कि वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q क्या है?
पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं है। देखिए q 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर p कोई भी पूर्णांक हो सकता है और 0 आ गया यहां, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 0 बटा एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर किसी नंबर में 0 का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब आप जानते हैं कि इंफिनिटी कोई संख्या है नहीं, इंफिनिटी कोई संख्या नहीं है। इसलिए आज तक हमारे गणितज्ञ इस चीज को प्रदर्शित नहीं कर पाए, नहीं दर्शा पाए हैं कि n में, यानी कि किसी भी नंबर में अगर 0 का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसलिए अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो उसे अनिर्धार्य संख्या या अनिर्धार्य रूप कहा जाता है, जिसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते। और आपने अभी देखा था कि हम इंफिनिटी का भी निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भी अंक या संख्या और बटे में 0 हो, यानी 0 का भाग दिया जाए, तो हमें एक अनिर्धार्य संख्या, अनडिफाइंड नंबर प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज डिफाइन ही नहीं है। तो आपके स्पष्ट हो गया कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p व q दोनों की दोनों पूर्णांक हैं, और क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए यह कहा गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। यह है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम q से प्रदर्शित करते हैं, ये आप देख चुके हैं, और जरा मैं इन संख्याओं के एग्जाम्पल लेकर आपको और स्पष्ट कर देता हूं। देखिए p कोई भी पूर्णांक है, तो मैं कोई भी पूर्णांक इनमें से ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 4, तो 4 p की जगह आ गया, और q का मैं मान भी कोई भी ले सकता हूं, आप जो चाहे वो ले लिया 7, तो 4/7 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम चाहें तो -3/2 भी ले सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या है। और इनके अलावा जो आपको यहां नहीं दिख रहे हैं पूर्णांक, हम वो भी ले सकते हैं, -27/-24, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह की जो संख्याएं लिखी जा सकती है वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं जादू, क्या इसी शकल की परिमेय संख्याएं होती है? जी नहीं, ये आप समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा 2 सही 3/4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या तो केवल p बटा q के फॉर्म में होती है। जी हाँ, ये परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आप जानते हैं कि 4 2 जा 8 और 8 + 3 कितना होगा? 11/4। ये लीजिए 2 सही 3/4 को हमने लिख दिया 11/4, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जुड़ जाता है। इस तरह से मिश्र भिन्न को एक साधारण भिन्न में बदला जाता है, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखा आपने कि 2 सही 3/4 भी एक परिमेय संख्या है, यानी रूप बदलकर आपसे पूछा जा सकता है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है। अब एक चीज और आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 5 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यस, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर वही प्रश्न आता है, क्यों? ये भी तो p बटा q की फॉर्म में नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं 5 को 5/1 लिखूं तो रिजल्ट क्या होगा? 5/1 का रिजल्ट 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे आप इसे ऐसे समझें, चाहे आप इसे ऐसे समझ लें कि हर संख्या के बटे में 1 होता है, लेकिन कभी लिखा नहीं जाता, और जब हमें उसको लिखने की आवश्यकता हो तो हम लिख सकते हैं। इसलिए हमें यहां आवश्यकता महसूस हुई और हमने लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 5 में 1 का भाग देने पर 5 ही आएगा, और 5/1 5 के बराबर है, तो ये आ गई p बटा q की फॉर्म। इसलिए जब 5/1 परिमेय संख्या है तो
5 भी परिमेय संख्या है। और इसका मतलब ये हुआ कि 7, 21, 415 सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी को हम 7/1, 21/1, 415/1 लिख सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में आ गई और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं है। तो देखा आपने, तो ये सब संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूर्णांक थे आपके, ये सभी परिमेय भी हैं। अगर मैं कहूं -11 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, क्योंकि -11 को हम 11/1 यानी -11/1 लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो फिर परिमेय संख्याएं और कौन कौन सी हो सकती है? आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं -4.5। तो ऋणात्मक संख्या तो हो सकती है, क्योंकि p क्या होता है? पूर्णांक। और ये भी -4.5/1 जो हमने लिखा वो एक पूर्णांक नहीं है। -4.5 पूर्णांक है? नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या हुई? नहीं है। अभी देखिए ये भी परिमेय संख्या है या नहीं है, अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। -4.5, तो ये -4.5 परिमेय संख्या है या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। आप कहेंगे इसके नीचे भी हम बटे में 1 लिख सकते हैं। जी, बटे में तो 1 आपने लिख दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि 4.5 पूर्णांक है क्या? नहीं है ना। तो नहीं है, तो फिर आप इसे परिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप पॉइंट हटाना जानते हैं। अगर ये पॉइंट यहां से हटाया जाएगा तो क्या जवाब मिलेगा हमें? 45/10। क्या हुआ? ये पॉइंट यहां से हटा और नीचे पॉइंट के बाद एक स्थान है, एक 0 लग गया, यानी कि 10 हो गया। तो ये हो गया 45/10। अब आप मुझे बताइए, ये पूर्णांक है या नहीं है? 45 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, यानी कि ये आ गई p/q की फॉर्म में। और p/q की फॉर्म में आ गई तो इसका मतलब क्या है? -4.5 एक परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या के रूप अनेक हैं, लेकिन हम उन सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है क्या? कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि p और q कौन है? p और q इंटीजर्स हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और साथ में एक शर्त और है कि जो ये q है, ये बटे में जो हर है, वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होती है परिमेय संख्याएं। लेकिन इनमें अभी एक चीज और बच गई, और वो क्या बच गई वो भी मैं आपको बता देता हूं। √4 ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। जब 2/1 p/q की फॉर्म में आ गया तो 2/1 परिमेय संख्या है। 2/1 परिमेय संख्या है तो 2 भी परिमेय संख्या है। और जब 2 परिमेय संख्या है तो √4 भी परिमेय संख्या है। अब आप मुझे बताइए कि √9 परिमेय संख्या है या नहीं है? जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3। अच्छा, √16 को 4 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। आप मुझे बताइए, √3 परिमेय संख्या है क्या? जी नहीं, इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब मैं दूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि यह है एक अपरिमेय संख्या। और क्या है अपरिमेय संख्याएं, ये हम अब जानेंगे। तो आपने जो परिमेय संख्याओं को देखा, एक बार फटाफट से हम उन सभी संख्याओं को देख लें कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और ये बात आपने अभी अभी समझी। कैसे? प्राकृत संख्याएं शुरू होती है आपकी 1 से, और इन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी की सभी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। तो यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और इसके बाद आपने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है,
क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या है, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो भी परिमेय संख्या है। मैं कहूं जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है, जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो। जीरो भी एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, तो ये हुआ p और ये हुआ q। तो हमने जीरो को 0/1 यानी कि p/q की फॉर्म में लिख दिया और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और जीरो परिमेय संख्या हो गई, प्राकृत संख्याएं पहले से परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं भी जब परिमेय संख्याएं होती है तो फिर कौन सी बची, अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। तो ये सब पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। आप जानते हैं प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम w से प्रदर्शित करते हैं और पूर्णांक संख्याओं को हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, और ये ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं हम बटे में 1 लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी सब पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और इनके अलावा भी आपने देखा क्या, मिश्र भिन्न, जो भी भिन्न यानी कि हम कह सकते हैं मिश्र भिन्न हो या सभी भिन्न, कौन सी, सभी भिन्न, केवल मिश्र भिन्न नहीं, सभी जो भिन्न है वो क्या है, पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, मिश्र भिन्न को मिलाकर भी। इसके अलावा पूर्ण वर्ग संख्याएं, कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी परिमेय संख्याएं होती है। और पूर्ण वर्ग संख्याओं के बाद और कौन सी आ गई, कि पूर्ण घन संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। पूर्ण घन संख्याएं कौन सी आ गई, पूर्ण घन संख्याएं आ गई 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब यानी कि 27। अब जानते हैं ये ऑलरेडी प्राकृत संख्या है, तो इन सब का पूर्ण घन भी प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण वर्ग भी प्राकृत संख्याएं होती है, इसलिए पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी। अब इनके अलावा भी और संख्याएं बची है, कौन सी बची है, हम वही लेते हैं और मैं लिखता हूं इधर, क्या, वर्गमूल, यानी संख्याओं का वर्गमूल। कौन सी संख्याओं का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, धनात्मक, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया था पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 4, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 9, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, 25। इन सब संख्याओं का वर्गमूल कितना है, जो मैंने आपके सामने लिखा वो है। और आप जानते हैं ये प्राकृत संख्या है, इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो धनात्मक है उनका वर्गमूल भी परिमेय होता है। और इसी प्रकार घनमूल, किसका घनमूल, पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं। और यहां भी मैं एक बात कहूंगा, धनात्मक, धनात्मक क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याओं से पहले कि क्यों इनको धनात्मक कह रहा हूं। वास्तविक संख्याएं जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि धनात्मक और ऋणात्मक का मैटर क्या है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर धनात्मक है और वो रूट में है, यानी कि उनका वर्गमूल हमेशा परिमेय संख्या होता है। और पूर्ण घन संख्याएं अगर धनात्मक है तो उनका घनमूल भी सदैव परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा एक और क्रांतिकारी चीज है, वो क्या है मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देता हूं। वो है पाई। पाई को आप जानते हैं, ये होता है पाई। और इस पाई का मान जो हम काम में लेते हैं 22/7 और 3.14, ये दोनों की दोनों मान
ये दोनों मान परिमेय होते हैं। ये दोनों मान क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ये पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होता है, जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां मैं आपको पाई को ढंग से स्पष्ट कर दूंगा। तो इतना ध्यान रख लीजिए कि 22/7 जो कि पाई का मान हम काम में लेते हैं, 3.14 भी हम पाई का मान काम में लेते हैं, ये दोनों के दोनों मान परिमेय संख्याएं होते हैं। अब इनके बाद बच रही है दशमलव संख्याएं, कि कौन कौन सी दशमलव संख्याएं। देखिए, दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डेसिमल्स नंबर में। और डेसिमल्स नंबर्स में हमने डिस्कस किया था दशमलव संख्याओं के प्रकार। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ढंग से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और वैसे इस चीज को मैं आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करूंगा, तब आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर पहले वाला देखा हुआ होगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, अब मैं देख लेता हूं कि दशमलव संख्याएं कौन कौन सी। देखिए, दशमलव संख्याएं होती है 3 प्रकार की। दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है शांत दशमलव संख्या, और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? किसी संख्या में आप भाग दे रहे हैं, मैं मान लीजिए 4 में 2 का भाग दूं तो 2 बार जाएगा, तो ये तो दशमलव संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। वैसे मैं चाहूं तो इसे दशमलव के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ढंग से स्पष्ट कर देता हूं। आप लीजिए 5, और 5 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो मुझे मिलेगा 2.5, जो कि पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर 5 में 2 का भाग दिया जाए तो एक शेष बचा, और पॉइंट लगाकर 0 उतारा तो 2 पंचे 10। आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 बचा। अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो उस संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। और अगर शेषफल कुछ बचे, यानी कि 0 नहीं आए, शेष क्या हो? शेषफल 0 नहीं हो, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। और अशांत दशमलव संख्याएं होती है 2 प्रकार की। अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, और अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। तो ये जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, इसमें आवृत्ति शब्द का मतलब यही है कि अंक की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए 2.33333, और ये कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। और जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक भाग दिए जाइए, कोई ना कोई संख्या आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ऐसी संख्या दशमलव के बाद में ऐसी संख्या प्राप्त हो जो बार बार रिपीट हो रही हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है 2.141414, यहां भी हम देख रहे हैं 1 और 4 कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब संख्याएं कहलाती है अशांत, क्योंकि शांत नहीं है, आगे भाग जा रहा है, तो अशांत और आवृत्ति हो रही है, इसलिए इन संख्याओं को हम कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनमें आवृत्ति नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। और अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं कैसी होती है? जैसे कि मान लीजिए 2.1010100001 और ये डॉट, यानी यहां हम ये नहीं कह सकते कि 10 रिपीट हो रहा है, कि 100 रिपीट हो रहा है, कि 1000 रिपीट हो रहा है। तो ये अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं हैं। तो टोटल दशमलव संख्याएं हमारे पास 3 प्रकार की मिलती हैं, शांत दशमलव संख्या, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या और अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। इनमें शांत दशमलव संख्या है और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है, ये दोनों संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं। ये दोनों संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, और ये होती है अपरिमेय संख्या। तो ये सब तो है आपके Q, और ये है आपकी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या और अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। इन दशमलव संख्याओं के बारे में हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, और अगर आपको और डिटेल से इनको जानना हो तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
दशमलव संख्याओं के प्रकार, वहां से इन्हें और अच्छे से समझ सकते। परिमेय संख्याओं के बारे में मैं एक बात आपको और बताता हूं। परिमेय संख्याएं होती है P/Q के रूप में, और इन परिमेय संख्याओं की हम लिख सकते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। कैसे? जैसे आप देखिए, मैं लिखता हूं 2/3, और 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या हो सकती है 4/6, और एक और तुल्य परिमेय संख्या हम इसकी लिख लेते हैं 6/9। अगर मैं ये कहूं कि 2/3 भी परिमेय है, 4/6 भी परिमेय है, और 6/9 भी परिमेय है, और इसी प्रकार से हम 2/3 की और भी तुल्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन इन परिमेय संख्याओं में जो यूनिक परिमेय संख्या होती है वो कौन सी होती है, और उसे क्या कहते हैं, क्या है? देखो, यूनिक परिमेय जो संख्या है वो है 2/3। 2/3 यूनिक क्यों है? क्योंकि अगर किसी परिमेय संख्या में P और Q दोनों हैं, ये P क्या हो? अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो, और साथ में Q भी अभाज्य हो। इसका मतलब यह हुआ कि 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं है। जबकि हम देखना चाहें तो 4 और 6 में, अगर मैं 4/6 की बात करूं तो 2 × 2 और 3 × 2, ये 2 उभयनिष्ठ नंबर है। अगर मैं 6/9 की बात करूं तो 6/9 में भी 2 × 3 और 3 × 3, यानी कि ये 3 उभयनिष्ठ नंबर है। इनके गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ नंबर है जिन्हें आपस में काटा जा सकता है, और जो डिजिट प्राप्त हो रहा है, जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, वो 2/3 यहां भी और 2/3 यहां भी है। तो ये 2/3 आपका कहलाएगा यूनिक परिमेय संख्या, और इनको 4/6 और 6/9 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इन्हें हम क्या कहेंगे और इन्हें हम क्या कहेंगे? जो यूनिक परिमेय संख्या होती है उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सह अभाज्य परिमेय संख्या। सह अभाज्य परिमेय संख्या। सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य हो, यानी कि 2/3 यहां पर सह अभाज्य परिमेय संख्या है, जबकि 4/6 और 6/9 सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या यानी साथ साथ दोनों में 2 का भाग जाता है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या होती है वो सहभाज्य संख्या होती है, और जिनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है वह सह अभाज्य संख्या होती है। और ऐसी परिमेय संख्या को हम यूनिक परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ आपको ये सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। तो यह है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने जाना, और वीडियो काफी लंबा हो गया है। अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं को हम लेंगे हमारे अगले पार्ट में, संख्या पद्धति पार्ट 2 में। तो चलिए आज के लिए बाय। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।